अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, रडार किसी भी डिफेंस सिस्टम में बहुत अहम पार्ट होता है। किसी भी किस्म का डिफेंस सिस्टम या मुल्की दफ़ा रडार के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आप जानते हैं कि रडार होने वाले मुमकिन अटैक को पहले ही बता देता है और आपको अलर्ट कर देता है। तो दुश्मन की कोशिश होती है कि सबसे पहले रडार को ही तबाह किया जाए ताकि आसानी से अटैक किया जा सके। रडार को तबाह करने के लिए स्पेशल किस्म के मिसाइल डिज़ाइन किए गए हैं जिसे एंटी रेडिएशन मिसाइल कहते हैं। ये एंटी रेडिएशन मिसाइल सिर्फ रडार ही नहीं बल्कि काफ़ी हद तक जैमर्स और रेडियोज़ कम्युनिकेशन को भी डिटेक्ट करते हैं और इन्हें तबाह करते हैं। एंटी रेडिएशन मिसाइल को पहले रडार गाइडेड मिसाइल या रडार सीकर मिसाइल भी कहते थे, लेकिन जदीद वर्जन में इसे एंटी रेडिएशन मिसाइल कहते हैं। इन एंटी रेडिएशन मिसाइल में 4 इकसाम के मिसाइल हैं, जैसा कि एयर टू सरफेस यानी कि फ़िज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले, सरफेस टू सरफेस सतह से सतह पर मार करने वाले, सरफेस टू एयर यानी कि सतह से फ़िज़ा पर मार करने वाले, एयर टू एयर यानी कि फ़िज़ा से फ़िज़ा पर मार करने वाले। पहले बात करते हैं एयर टू सरफेस मिसाइलों की। गाइस, एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये ग्राउंड बेस्ड रडार के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। जंग के दौरान जब एयरफोर्स दुश्मन के बेसिस या दूसरी अहम जगहों पर हमला आवर होती है तो फाइटर या बॉम्बर एयरक्राफ्ट को सबसे पहले सैम मिसाइल सिस्टम का सामना करना पड़ता है, जो अचानक किसी भी जगह से एयरक्राफ्ट पर हमला आवर हो जाते हैं। ये सैम सिस्टम हमला आवर एयरक्राफ्ट के लिए बड़ी रुकावट होते हैं क्योंकि ये सैम सिस्टम रडार से कनेक्ट होते हैं जो कि इन्हें हमला करने वाले जहाज़ों को डिटेक्ट करके दे रहा होता है। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल इन्हीं रडार्स को ढूंढता है और तबाह करता है। तो इस तरह ऑटोमेटिकली सैम सिस्टम भी डिसेबल हो जाता है। तो जब भी जंग होती है तो एयरफोर्स का पहला काम यही होता है कि सैम सिस्टम को नकारा बनाया जाए ताकि दूसरे हमला करने वाले एयरक्राफ्ट के सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाए। अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के पास मार 1 मिसाइल है जो कि पाकिस्तान JF-17 थंडर, मिराज 3, मिराज 5 में यूज़ कर रहा है। मार 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल ब्राज़ील का बनाया हुआ मिसाइल है। इसके अलावा पाकिस्तान अपने F-16 तैयारों में AGM-88 हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल यूज़ कर रहा है जो कि अमेरिका का बनाया हुआ है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास KH-58 एंटी रेडिएशन मिसाइल जो कि रूस का बनाया हुआ है। इसके अलावा इंडिया के पास अपना खुद का एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका नाम रुद्रम 1 है। आखिर में हम पाकिस्तान और इंडिया के ज़रिए इस्तेमाल इन्हीं एंटी रेडिएशन मिसाइलों का मुवाजना भी करेंगे। सरफेस टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल नेवी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें सबमरीन, वारशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हैं जो कि एक दूसरे के खिलाफ और खुश्की पर मौजूद रेडार्स पर इन मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं। सरफेस टू एयर एंटी रेडिएशन मिसाइल वो मिसाइल होते हैं जो ज़मीन से फ़िज़ा पर मार करते हैं और ये काम सैम सिस्टम ही सर अंजाम देते हैं। आप ये सोचकर हैरान होंगे कि सैम सिस्टम कैसे दुश्मन के त्यारे को एज ए एंटी रेडिएशन मिसाइल हिट कर सकता है, जबकि सैम सिस्टम खुद अपने रडार की वजह से दुश्मन के एंटी रेडिएशन मिसाइलों की नज़रों में आ जाता है और ये दुश्मन को ट्रैक करने के लिए खुद रडार का इस्तेमाल करता है। गाइस, इसकी सबसे बड़ी मिसाल सोवियत यूनियन का S-75 या SA-2 सैम मिसाइल है जो कि इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसका अल्टरनेटिव ट्रैकिंग मोड भी है, यानी कि रडार के अलावा मुतबादिल ट्रैकिंग सिस्टम है जो कि एंटी रेडिएशन सिस्टम है। सोवियत का S-75 अपने रडार को यूज़ किए बगैर यानी कि दुश्मन के एंटी रेडिएशन मिसाइलों की नज़रों में आए बगैर और अपने रडार के सिग्नल्स छोड़े बगैर दुश्मन के त्यारे को गिरा सकता है। इस काम के लिए S-75 दुश्मन के उस रेडियो नॉइस को डिटेक्ट करता है जो दुश्मन का त्यारा S-75 के रडार को जैम करने के लिए जैमिंग पॉड का इस्तेमाल करता है। मतलब कई त्यारे रडार से बचने के लिए जैमर्स का इस्तेमाल करते हैं और ये S-75 उसी जैमर्स को डिटेक्ट करता है और ये काम S-75 अपने रडार के रिसीवर के ज़रिए करता है। तो इस तरह त्यारे की तरफ से रिटेलिएशन भी नहीं की जा सकती। याद रहे, पाकिस्तान के पास S-75 के ही वर्जन का सैम सिस्टम है जिसे HQ-2 भी कहते हैं। इसके अलावा चीन ने FT-2000 सिस्टम भी डेवलप किया है जो कि अर्ली वार्निंग, एयरबोर्न और अवाक्स हथियारों को काउंटर कर सकता है और ये सिस्टम HQ-9 पर बेस्ड है और HQ-9 पाकिस्तान के पास भी मौजूद है। अगर एयर टू एयर एंटी रेडिएशन मिसाइलों की बात की जाए तो ये मिसाइल बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि एक तो ये पावरफुल रडार के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं जैसा कि ग्राउंड बेस्ड और अवाक्स या अर्ली वार्निंग वगैरह। दूसरा, ये एयरक्राफ्ट के जैमिंग पोर्ट के खिलाफ भी तभी इस्तेमाल किया जाएगा जब एयरक्राफ्ट जैमिंग पोर्ट के जरिए रेडियो नॉइस जनरेट करेगा। गाइस, इसके अलावा एयर टू एयर त्यारे को डिटेक्ट करने के लिए और भी बहुत से तरीके हैं। एंटी रेडिएशन एयर टू एयर मिसाइल में रशिया का R-27EP वेरिएंट है
اور 1970 میں US نے بھی بریزو کے نام سے پروجیکٹ شروع کیا، لیکن کامیاب ہونے کے باوجود یہ ایئر ٹو ایئر اینٹی ریڈیشن میزائل کا پروجیکٹ خود ہی بند کر دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے ایئر ٹو ایئر اینٹی ریڈیشن میزائلوں کی، جو کہ ایکچولی رشیا اور امریکہ کے اینٹی ریڈیشن میزائل ہیں۔ پاکستان کے پاس AGM-88 ہائی سپیڈ اینٹی ریڈیشن میزائل ہے جس کی رینج 150 کلومیٹر ہے، جبکہ انڈیا کے پاس موجود KH-58 کا اگلا ورژن KH-31P ہے جس کی رینج 110 کلومیٹر ہے۔ KH-31P کی سپیڈ 3.5 ماک ہے، جبکہ AGM-88 کی سپیڈ 1.84 ماک ہے۔ AGM-88 ملٹیپل گائیڈنس سسٹم پر مشتمل ہے، جو کہ پیسو ریڈار ہومنگ، ہوم آن جیم، GPS، INS، ملی میٹر ویو اور ایکٹیو ریڈار ہومنگ، جبکہ KH-31 ایکٹیو ریڈار ہومنگ، پیسو ریڈار اور انرشل گائیڈنس سسٹم پر مشتمل ہے۔ AGM-88 F-16 طیاروں سے آپریٹ ہوتا ہے اور KH-31 Su-30 طیاروں سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ پاکستانی AGM-88 میں 66 کلو کا وار ہیڈ ہے، جبکہ انڈین KH-31 میں 87 kg کا وار ہیڈ موجود ہے، جبکہ اس کے علاوہ انڈیا کے پاس رودرم 1 میزائل بھی ہے جس کے 2022 میں سروس میں شامل ہونے کا امکان ہے۔ اس کی ممکنہ سپیڈ 2 ماک ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی رینج 200 کلومیٹر تک ہے۔ پاکستان کے مار 1 کے بارے میں بتا دیں کہ پاکستان نے مار 1 برازیل سے خریدا ہے جس کی رینج 100 کلومیٹر ہے اور وار ہیڈ کا وزن 90 kg تک ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔